आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सोलर पैराबोलाइड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि पहला है कि इसके तहत उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश को रिसीवर पर केंद्रित करने के लिए पैराबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह एक परंपरागत केंद्रित सौर ऊर्जा की तुलना में कम कुशल और लागत प्रभावी है क्योंकि इसके तहत प्रकाश ऊर्जा को पहले उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन से कथन जो है सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है वो है ए ऑप्शन कि केवल इसका एक कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि सोलर पैराबोलाइड टेक्नोलॉजी जो है और सौर ऊर्जा का एक केंद्रित सौर ऊर्जा का एक रूप है। यह प्रौद्योगिकी आशाजनक नवीकरणीय ऊर्जा समाधान के रूप में उभर रही है। इसके तहत एक रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए पैराबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे उच्च तापमान उत्पन्न होता है, यानी 300 सेंटीग्रेड के आसपास, जिसे विद्युत उत्पादन या औद्योगिक ऊष्मा के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। इसमें सौर ऊर्जा की ऊष्मा को सांद्रता को अधिकतम करने के लिए परवलय के ज्यामितीय गुणों का उपयोग किया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजी सौर अनुप्रयोगों के लिए और अधिक कुशल बन जाती है। यह प्रौद्योगिकी जो है वो 1000 सेंटीग्रेड के तापमान को प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, यह छोटे परावर्तक सतह से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जो बड़े पैमानों पर विद्युत संयंत्र छोटे उपयोगों दोनों के लिए उपयुक्त बनाई जा सकती है। यह प्रणाली मॉड्यूलर होती है, इसमें विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार इसे अनेक जो व्यवसायिक संस्थान हैं उनमें इनका सुविधापूर्वक नियोजन किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी पारंपरिक फोटोवोल्टिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता प्रदान करती है, जिससे संभावित रूप से विद्युत की लागत कम हो जाती है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रारंभिक उच्च लागत और तकनीक जटिलताएं इसकी अभी भी चुनौती बनी हुई है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान पूंजीपति भारतीय वर्ग के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय पूंजीपति वर्ग भारी उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर था और पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद समर्थक सामंती हितों के अधीन था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। सॉरी, डी ऑप्शन है जिसके दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। पहला और दूसरा दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। ऐसा इसलिए कि 19वीं शताब्दी के आसपास मध्य में भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। वह व्यवसाय के लिए विदेशी पूंजी के बजाय अपने स्वयं के साधनों पर निर्भर थे। उनके मुख्य रूप से व्यापार, पारंपरिक उद्योग, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बढ़ते अवसरों के माध्यम से धन अर्जित किया था, इसलिए वे विदेशी पूंजी पर निर्भर नहीं थे। इसलिए पहला कथन जो था वो गलत है। इस काल में सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से जो थे टाटा सन्स के जो संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने ही 1877 में नागपुर में एक कपड़ा मिल की स्थापना की। टाटा ने विदेशी निवेशकों के अधीन उनके भागीदार बने बिना भारतीय पूंजी से अपना व्यवसाय स्थापित किया था। अपनी दूरदर्शिता को परिचय देते हुए उन्होंने 1907 में टाटा स्टील की स्थापना की, जो भारत के पहले प्रमुख भारी उद्योगों में से एक बना। 19वीं शताब्दी के दौरान एक नए भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। ये मुख्य रूप से व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति थे। इन्होंने उपनिवेशवादी आर्थिक ढांचे के भीतर व्यापार, लघु पैमाने की औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से धन अर्जित किया था। ठीक है,
धन अर्जित किया था। पूंजीपति वर्ग का वाणिज्य उद्योग के रूप में अपना आर्थिक आधार था। इसके कारण यह अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, ना कि किसी के अधीन होना पड़ा। इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत में थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार रैयत से सीधे भू राजस्व एकत्र करती थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो भारत में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इसलिए इसका पहला कथन जो है वो सही है। इसके मुख्य विशेषताएं जो थी कि किसानों के साथ इस व्यवस्था में सीधे समझौता किया गया। जैसे कि पहले जमींदारी और माहलवाड़ी व्यवस्थाओं के विपरीत रैयतवाड़ी प्रणाली में व्यक्तिगत किसानों और सरकार के बीच सीधे समझौते किए गए। इसमें व्यक्तिगत भू स्वामित्व भी दिया गया, मतलब कि किसानों को उनकी भूमि का मालिक बनाया गया। जबकि जमींदारी प्रणाली में जो था जमींदारों को बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी, जबकि रैयत प्रणाली में रैयतों को अपनी जोतों पर सीधे नियंत्रण होता था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह होता था। ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों और जमींदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त करते हुए रैयत से सीधे भू राजस्व एकत्रित किया। इसलिए इसका दूसरा कथन भी जो है वो सही है। राजस्व की मांग फसल की पैदावार अन्य कारकों पर आधारित नहीं थी। इसमें कृषि भूमि क्षेत्र की प्रति इकाई पर एक निश्चित दर पर राजस्व लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त सैद्धांतिक रूप से जो था उसमें राजस्व दरें स्थायी रूप से निर्धारित की गई थी, जिससे रैयतों को कुछ स्थिरता मिली, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रायः संशोधन कर दिए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि रैयत व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी थी जिसमें शोषण नहीं हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी शोषण हुआ। रैयतों को क्योंकि अधिक करों को भुगतान करने के लिए विवश किया जाता था, जो प्रायः उनकी फसलों के मूल्य से अधिक होते थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में कर्ज और गरीबी उत्पन्न हुई। काश्तकारी की सुरक्षा का अभाव बना। रैयतों को अपनी भूमि पर कोई गारंटीकृत अधिकार प्राप्त नहीं था। ब्रिटिश सरकार करों का भुगतान नहीं करने पर या किसी अन्य कारण से भूमि जब्त कर सकती थी। इससे रैयतों के लिए बेदखली और भूमिहीनता का खतरा बना रहता था। इसकी एक और बुरी व्यवस्था थी कि भूमि का एकीकरण का अभाव, क्योंकि रैयत जो किसान थे उनके पास प्रायः भूमि के खंडित और बिखरे हुए भूखंड होते थे, जिससे उनकी कृषि की दक्षता कम हो जाती थी और उनकी आय कम होती थी। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार और बिचौलिए थे, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी कर एकत्र करने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहते थे, जो प्रायः रिश्वत और जबरन वसूली के माध्यम से रैयतों पर अत्याचार करते थे। और इसमें भूमि का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उच्च करों अल्पकालिक पट्टों ने रैयतों को अपनी भूमि की उत्पादकता सुधारने के लिए निवेश करने के लिए उसे हतोत्साहित किया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कह सकते हैं कुछ बेहतर थी, लेकिन इसमें बहुत सारी बुराइयां थी, खामियां थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना था। दूसरा है, सावित्रीबाई फुले इसके संस्थापकों में से एक थी और इसने वैदिक संस्कृत उपनिषद को अस्वीकार किया। तो इनमें से उनसे कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तीनों। क्योंकि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फुले ने की थी। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और अन्य लोगों ने 1873 में की थी, महाराष्ट्र के पुणे में। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जो था वो शिक्षा को बढ़ावा देना, महाराष्ट्र में वंचित समूह खासकर महिलाओं, शूद्रों और दलितों के लिए सामाजिक अधिकारों को बढ़ाना था।
इसलिए पहला कथन जो है सही है। इस सत्यशोधक समाज ने वैदिक संस्कृत उपनिषद आर्य समाज के प्रभुत्व को अस्वीकार किया। फुले के अनुसार इन्होंने गैर आर्यों का दमन करने और उन्हें वंचित करने का प्रयत्न किया था, इसलिए तीसरा कथन जो है सही है। सत्यशोधक समाज के कुछ उद्देश्य भी थे, जैसे कि ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों और दलितों के शोषण को समाप्त करना, लोगों को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करना और उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना, और साथ में यह सिद्ध करने का प्रयास करना कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। निम्न जाति के लोगों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, कुटीर उद्योग और स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ावा देना, ब्राह्मणों की घोषित सामाजिक स्थिति को समाप्त करना और अपने कार्यों के माध्यम से मानव कल्याण, प्रसन्नता और एकता, समानता के आदर्शों को बढ़ावा देना। 1930 के दशक में यह समाज, जो सत्यशोधक समाज था, धीरे धीरे विघटित होने लगा, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिला संगठनों पर विचार करें और उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है आर्य महिला समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और भारत महिला परिषद। तो कूट के आधार पर इसको हमें चुनना है। तो पहले 3-2-1, 2-3-1, 1-3-2 या 2-1-3। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्य महिला समाज की। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज की स्थापना जो है, आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो 1899 को समाज सुधारिका पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य जो था, महिलाओं के उत्थान पर कार्य करना था और महिलाओं में शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1875 में ब्लाटवस्की, हेनरी स्टील, आलकट और अन्य लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य जो था वो भाईचारे, तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना था। इस सोसाइटी ने 1879 में भारत में महत्वपूर्ण प्रगति की और 1882 में अडयार में अपना मुख्यालय स्थापित किया। एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश समाज सुधारक थी, जो 1907 से लेकर 1933 तक इसकी अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रही। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने प्राचीन हिंदू धर्म को अत्यंत आध्यात्मिक मानते हुए पूर्वी धर्मों के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन का समर्थन किया। तो ये फिर है भारत महिला परिषद। भारत महिला परिषद की स्थापना जो है वो 1904 में बंबई में रमाबाई रानडे ने ही की थी। ठीक है, यह देश के प्रारंभिक राष्ट्रीय स्तरों में से महिला संगठनों में से एक था, जिसने महिला सशक्तिकरण को अपनाने, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ बेहतरीन कार्य किए। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। सबसे पहले 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर इसके बाद 1899 में आर्य महिला समाज और फिर भारत महिला परिषद 1904 में। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं का पहला संगठन था। वह अहिताग्रिका पुस्तक सहित कई महत्वपूर्ण कृतियों की लेखिका थी। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, रमाबाई या फिर सावित्रीबाई फुले। तो जो इसका सही जो आंसर है
वो आपका है बी ऑप्शन, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 9 सितंबर 1872 को हुआ था कलकत्ता में। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। 1910 में सरला देवी ने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की, जो महिलाओं का पहला संगठन माना जाता था। सरला देवी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें अहिताग्रिका जो पुस्तक है वो बहुत ही उनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, प्रमुख पुस्तक है। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी। उन्होंने 1916 में भारतीय होम रूल की स्थापना की और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और अगर रमाबाई रनाडे की बात करें तो रमाबाई रनाडे एक भारतीय समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। यह महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किए और महिलाओं के कल्याण के लिए सेवा सदन की स्थापना की। अगर सावित्रीबाई फुले की बात करें तो सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज सुधारक और शिक्षिका थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे में पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की और 19वीं सदी में जातिगत भेदभाव और महिला अधिकारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, कि जो स्टेटमेंट है वो सरला देवी चौधरानी के बारे में कहा गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।